रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आवाज़ तो अब आना शुरू हुई होगी आपकी। मैंने अभी ज्वाइन किया है, थोड़ा सा लेट हो गया था रास्ते में। ठीक है जी, तो अब तो आवाज़ आ रही है। आवाज़ चेक कर लेते हैं, फिर आपको इजी रहेगा। आवाज़ सेट है बिल्कुल जी आपके पास? ठीक है, वो उस वक्त आवाज़ इसलिए नहीं आ रही थी कि मैं नहीं था। अच्छा जी, होप सो के सब कुछ ठीक है, सब कुछ फर्स्ट क्लास है, तभी वे सेट है सबकी जी। और आपको सबको हमारी तरफ से नेक तमन्नाएं भी 14 अगस्त के हवाले से, आज़ादी के हवाले से। अच्छा जी, हम चलते हैं अपनी कल की बात हमने जहाँ पॉज की थी वहीं से हम दोबारा आपके साथ ज्वाइन करते हैं। और कल हमने डायलिसिस के टाइप आपको डिस्कस किए थे, दोनों टाइप अपने आपके सामने रख दिए थे। ठीक है जी, अब उसके बाद हमारा एक पेज नंबर बुक में आप 20 पर आ जाइए। और हमारा जो नेक्स्ट हम टॉपिक देखेंगे, ये तो किडनी ट्रांसप्लांट है, आप देख सकते हैं जी। वो ह्यूमन का आपके सामने एक पिक्चर है, ओरिजिनल आपके किडनी ट्रांसप्लांट के लिए किडनी को निकाल कर इस तरह से हाथ में तो नहीं रखा जाता, ये तो वैसी पिक्चर है। ठीक है जी, तो हमने कल बात कर ली थी ट्रांसप्लांट की, और ट्रांसप्लांट जो है वो उसी सूरत में ज़रूरी है कि जब हमारे दो बोथ किडनी जो है किसी पेशेंट के वो बिल्कुल ही फेलियर हो गए। ठीक है, तो अब उसके बाद कम से कम एटलीस्ट 1 किडनी उसको रिक्वायर्ड है फॉर द लाइफ सर्वाइवल के लिए। तो उसे एक किडनी हमने लगा दिया अगर, तो ठीक है, वरना अदरवाइज हम उसको डायलिसिस पर ले जाते हैं। डायलिसिस इलाज नहीं है, मैंने आपसे पहले कहा था, बल्कि डायलिसिस दरअसल एक टेम्पररी सर्वाइवल टेक्निक है जब तक कि किडनी ट्रांसप्लांट ना हो जाए। ठीक है जी, आगे हमारे पास जो है वो है पेज नंबर 20 पर हम आपको दिखाना चाह रहे थे थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। मैंने यहाँ स्लाइड में थर्मो रेगुलेशन एनिमल्स को डिफाइन किया है, और वो इसलिए डिफाइन नहीं किया कि वो आप अपनी बुक में देख लें पेज नंबर 20 पर हमारे पास, और वहाँ ही आप एक क्वेश्चन राइट डाउन कर लें। आपसे सिंपली पूछा जाता है कि हाउ प्लांट कॉप, COP कॉप, हाउ प्लांट कॉप विद लो और हाई टेम्परेचर, लो और हाई टेम्परेचर। ठीक है ना, हाउ प्लांट कॉप विद लो एंड हाई टेम्परेचर। तो लो का टेम्परेचर के लिए आपसे अलग 2 नंबर के लिए 2 मार्क्स के लिए शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और हाई टेम्परेचर की बात अगर की जाएगी तो 2 मार्क्स का अलग क्वेश्चन होगा। ठीक है ना, इसलिए मैंने और लगा दिया, और लगा दिया। तो इसमें आप देख सकते हैं बहुत इजी सा आपके पास है, और हम शायद पहले भी इसको और आगे भी हम इसको एक जगह और डिस्कस करेंगे। एज अ थर्मो रेगुलेशन तो नहीं होगा, लेकिन आएगी बात हमारे प्लांट्स की अगले कुछ चैप्टर्स में, तो वहाँ ये बात दोबारा रिपीट होगी। अगर हमारे साथ तो प्रॉब्लम ये है कि टेम्परेचर एनिमल्स में अगर मौसम बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर का हो गया तो कोई मसला नहीं, हम कवर कर लेंगे। हम किसी ऐसे एरिया में चले जाएंगे जहाँ वार्म एरिया है, या हम ब्लैंकेट्स ले लेंगे, ड्रेसिंग चेंज कर लेंगे। इसी तरह अगर बहुत ज़्यादा हीट है और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो भी हम उसका कोई ना कोई रिप्लेसमेंट निकाल लेंगे। लेकिन प्लांट्स बेचारे जो हैं वो एक ही जगह पर रह कर सर्वाइव करना होता है उन्हें, चाहे टेम्परेचर लो हो जाए चाहे हाई हो जाए। ठीक है ना, तो इसलिए प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाए, जैसे हमारे माउंटेन एरिया में स्नो फॉलिंग भी हो रही है, बर्फबारी भी हो गई और टेम्परेचर माइनस में चला गया, तो प्लांट्स के ऊपर भी बर्फ है और इन्वायरमेंट भी ठंडा है, लेकिन प्लांट्स जो हैं वो, उनकी डेथ नहीं होगी, मरेंगे नहीं, बल्कि वो सर्वाइव करेंगे। और उन्होंने अडॉप्टेशंस की हुई हैं, और वो अडॉप्टेशन हमारे प्लांट्स के पास क्या है
कि सबसे पहले तो प्लांट्स ये करना चाहेंगे कि जनाब फैटी एसिड और ऑयल उनकी जो बॉडी में बनता है उसे ज़्यादा बनाएं, ज़्यादा मैन्युफैक्चर करें, ज़्यादा प्रोड्यूस करें। क्योंकि ऑयल जो है वो प्लांट का ऑयल वो एक ऐसी चीज़ है जो ठंडा होने पर या फ्रीजिंग टेम्परेचर पर भी जमता है या फ्रीज नहीं होता। तो इस तरह से उनका एसेंट ऑफ सैप जो उनकी सर्कुलेशन है वाटर की और फूड की वो उनकी बॉडी में पॉसिबल रहेगी, फ्रीज नहीं होगी। इसी तरह अगर आपको फाइंड करना है कि जी जो आप घर में कुकिंग ऑयल यूज़ कर रहे हैं वो प्योर है या नहीं है, तो आप वो ऑयल लेकर फ्रीज़र में रख लीजिए, थोड़ा सा ऑयल उसको फ्रीज़र में रख दिए रात भर। अगर तो वो फ्रीज हो गया तो समझ जाइए कि ये ऑयल जो है ये प्लांट में से बेशक निकला हो लेकिन इसमें इम्प्योरिटीज शामिल हैं, इसमें कुछ और डाला गया, ठीक है ना। लेकिन अगर हमारा ऑयल फ्रीज नहीं हुआ तो फिर आपके जो ऑयल है वो प्योर है। इसके अलावा प्लांट्स क्या करता है, प्लांट्स एक और काम करता है और वो ये कि वो अपने साइटोप्लाज्म को सुपर कूल कर लेता है और सुपर कूल करके वो गुजारा करता है, फ्रीज नहीं होने देता अपने साइटोप्लाज्म। उस पोजीशन पे, उस कंडीशन पे साइटोप्लाज्म को साइटोसॉल कहा जाएगा अगर वो नियरेस्ट टू द फ्रीजिंग पॉइंट है। फ्रीज नहीं होगा बल्कि फ्रीज हो के करीब तरीन होगा तो फिर वो आपका साइटोसॉल बन जाएगा। तो दूसरा काम प्लांट ये करेगा कि साइटोसॉल कर लेगा, अपने साइटोप्लाज्म को सुपर कूल कर लेगा। ठीक है, जिस तरह से आप एक बाउल में पानी रखते हैं आइस के लिए, तो आप देखिए कि जिस वक्त आइस की एक लेयर बन जाएगी उस लेयर में आप तोड़कर उस लेयर को, अंदर जो पानी है बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ्रीज होगा और अक्सर बच्चे हमारे वो पानी पीना पसंद करते हैं जो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। तो उसे कहा जाता है जी कूल हो गया बहुत ज़्यादा या सुपर कूल हो गया। तो उससे भी ज़्यादा सुपर कूल करके साइटोप्लाज्म को इतना हाई लेवल पर ठंडा कर दिया जाता है कि वो जमे ना, क्योंकि जमा फ्रीज हुआ तो काम खराब हो जाएगा। ठीक है, तो एक प्लांट हमारे अगर लो टेम्परेचर हो तो दो मेन काम करते हैं। एक मैंने आपसे कहा फैटी एसिड और ऑयल की प्रोडक्शन ज़्यादा कर देते हैं और अपने साइटोप्लाज्म को सेल्स के साइटोसॉल कर लेते हैं। ठीक है जी, बहुत आसान सी बात है, छोटी सी। नेक्स्ट में आप देखते हैं कि अगर हाई टेम्परेचर हो जाए, अब टेम्परेचर हाई होने का मकसद क्या है। नॉर्मली अगर आप अपने आप को भी देखें तो आपका टेम्परेचर भी मतलब जो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है वो 10 डिग्री से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो होगा तो वो हमारे लिए कोई इतनी बड़ी परेशानियां नहीं पैदा करता, हमें कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती, हम इजी फील कर रहे होते हैं। वो थोड़ा बहुत होता है इशू, लेकिन अगर टेम्परेचर 35 से ऊपर चला जाए, 40, 41, 42 जैसे मई जून में हमारे यहाँ होता है, तो उस वक्त आप देखते हैं कि जी आपको बहुत प्रॉब्लम है और आप ना तो बाहर अच्छी तरह घूम सकते हैं ना घर में सही तरह बैठा जाएगा। ठीक है, इसी तरह प्लांट्स का टेम्परेचर वैसे अगर धूप है, टेम्परेचर 40 तक है, बिलो 40 है तो वो उसके लिए भी नॉर्मल तो नहीं कहेंगे हम उसे, लेकिन सर्वाइवल करने के लिए उसके लिए ईजी है, वो सर्वाइव करेगा। लेकिन अगर वो टेम्परेचर 40 से ऊपर जा रहा, अब जाहिर सी बात है प्लांट शेड में तो नहीं जा सकता, ना कहीं किसी के घर जा सकता रहने के लिए कि चलो जी हमारे यहाँ लोड शेडिंग हो रही है तो किसी कज़न के यहाँ रहने चले जाए, उसको बेचारे को धूप में ही रहना पड़ेगा। तो उस सूरत में जिस वक्त हमारा टेम्परेचर 40 से अबव होना शुरू होता है तो प्लांट्स अपने आप को सर्वाइव करना उसके लिए परेशानी हो जाती है।
तो प्लांट्स की बॉडी में शॉक, हीट शॉक प्रोटीन, ठीक है, HSP, हीट शॉक प्रोटीन बनती है। ये हीट शॉक प्रोटीन इसके एंजाइम्स को डीनेचर होने से या डिस्ट्रॉय होने से बचाती है। असल में तो मेटाबॉलिज्म का खेल कहाँ है? मेटाबॉलिज्म का खेल एंजाइम्स में है। अगर एंजाइम्स हमारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या काम नहीं करते तो हमारे लिए परेशानी शुरू हो जाती है और फिर हम किसी ना किसी डिजीज या किसी न किसी ऑर्गन लॉस को हमें देखना पड़ता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, हीट शॉक प्रोटीन क्या करती हैं कि हमारे प्लांट्स की जितने एंजाइम्स हैं उनको डी नेचर होने से वो बचा लेते हैं, तो इसमें वो सर्वाइव करता है। इसके अलावा प्लांट्स में आप हाई टेम्परेचर की लास्ट 2 लाइनें देख सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा कि उनमें शाइनी क्यूटिकल बना लिया उन्होंने, स्मॉल लीफ सरफेस एरिया बना लिया, एक प्रोसेस है विल्टिंग का वो बना लिया। विल्टिंग मुरझा जाना जिसे कहते हैं ना। तो पौधा चूंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो यकीनन आपको याद है उतना ही ज्यादा रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन हो जाएगा। ऐसे ही ना, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ट्रांसपायरेशन। अब ट्रांसपायरेशन रेट बढ़ेगा तो पानी लॉस होगा, पानी ज़्यादा लॉस हुआ तो डिहाइड्रेट हो जाएंगे। तो प्लांट्स को दोनों चीज़ों को कवर करना होता है, ट्रांसपायरेशन रेट को भी बैलेंस करना पड़ता है कि बहुत ज़्यादा पानी लॉस ना हो जाए। और कुछ प्लांट ने अपने आप को सर्वाइव करने का ये तरीका भी अपनाया है कि ज़्यादा दोपहर या गर्मी में वो विल्टिंग कर लेते हैं ताकि उनका मेटाबॉलिक प्रोसेस स्लो हो जाए, तो वर्कलोड ना पड़े उनकी बॉडी पर, इसलिए वो विल्टिंग का प्रोसेस भी कर देते हैं। शाइनी क्यूटिकल करती है कि टेम्परेचर को या हीट को या लाइट सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है, तो उससे भी उनको फायदा हो जाता है। ठीक है, तो ये एडॉप्टेशंस हैं थोड़ी सी, तो आपको ये हाई टेम्परेचर में प्लांट ऐसा कर ले। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन हमारे लिए था। अब हम चलते हैं थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ तो नहीं बल्कि आगे हम लिख लेंगे पेज नंबर 21 पर, थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स और मैन। ये लॉन्ग क्वेश्चन है जनाब, 21 पेज नंबर पर, थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स आपके लिखा हुआ, तो वो आप वहाँ लिख लीजिए, एक्सप्लेन या डिस्क्राइब द थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स और मैन, कोई भी एक आपको कह दिया। ठीक है, अब आ जाएं जी हमारी स्लाइड्स की तरफ, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हमारी जो थर्मो रेगुलेशन है वो क्या चीज़ है। थर्मो रेगुलेशन, द मेंटेन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर विद इन रेंज दैट द बॉडी टू फंक्शन efficiently is called thermoregulation। इफेक्टिवली एफिशिएंट हो, ऐसा टेम्परेचर जिसमें हमारी बॉडी काम कर रही हो आराम से सुकून से, तो उसे कहा जाता है थर्मो रेगुलेशन। थर्म मीन्स हीट, रेगुलेशन मीन्स रेगुलेट करना, मेंटेन करना। नॉर्मल टेम्परेचर रेंज जैसे अभी हमने आपसे बात की थी 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। ऑलमोस्ट बहुत कह लें 99% जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं उनका, तो वो इस पर ईजिली सर्वाइव करते हैं, उसमें हम भी शामिल हैं। अब ये कैसे रेगुलेट किया जाए उसके लिए आप देख सकते हैं सोर्स ऑफ बॉडी हीट गेन एंड लॉस। हीट गेन, ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन हीट एनर्जी फ्रॉम टू बेसिक सोर्सेस। हमारे लिए कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो हीट को गेन करता है या लॉस करता है तो वो बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन कर लेगा। भाई अगर उसका टेम्परेचर कम है तो हीट को गेन करेगा, तो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन किया उसने। और अगर उसकी बॉडी में हीट ज़्यादा हो गई तो हीट को लॉस करेगा, तो उसने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट किया। ऐसे ही है ना। तो अब हीट या टेम्परेचर राइज क्यों हो और डिक्रीज क्यों हो बॉडी का, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जी सोर्स होती हैं जो हमारी बॉडी में हम किस तरह से एक
एक्सटर्नल हीट एनर्जी। एक तो ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्वायरमेंट से हीट एनर्जी लेता है। इट इज ऑब्टेन्ड आइदर डायरेक्टली फ्रॉम सोलर रेडिएशन और इनडायरेक्टली बाय रेडिएशन, convection, conduction from the environment, which turn is warmed by solar radiation। ठीक है, तो मेन सोर्स तो हमारा डेफिनेटली सोलर रेडिएशन है। डायरेक्टली अगर आप धूप में खड़े हैं तो आपने डायरेक्टली रेडिएशन के थ्रू आपकी बॉडी हीट को एब्जॉर्ब कर रही है। अगर आप किसी शेडी एरिया में खड़े हैं और हब्स है और टेम्परेचर अब ज़्यादा है तो आपको कन्वेक्शन या कंडक्शन हो सकता है, उसके थ्रू आप बॉडी के टेम्परेचर को हीट अप कर रहे हैं, बढ़ रहा है। कन्वेक्शन और कंडक्शन तो पता नहीं, वो किसी दूसरी बॉडी के साथ टच हो रहा है। आप जिस चेयर पे बैठे हैं लोहे की है या लकड़ी की है, वो भी तो हीट अप हुई है ना, वहाँ से टेम्परेचर आपके पास आ रहा है। कंडक्शन विदाउट एनी कोई सोर्स, कोई मिडल मिडल या थर्ड पार्टी ना हो, तो वो उसके बगैर आपके हीट एब्जॉर्ब हो रही है। जैसे आप किचन में खड़े हैं चूल्हा जलाकर, तो वहाँ से जो हीट है वो डायरेक्टली थ्रू द एयर आपके पास आ रही, आपकी बॉडी से चूल्हे से टच नहीं है ना। ठीक है, इसी तरह दूसरा हमारा जो होता है वो सोर्स, वो इंटरनल हीट एनर्जी है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय अ बाय प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। आपकी बॉडी में जितना मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो मेटाबॉलिज्म के दौरान हीट प्रोड्यूस होती है एज अ बाय प्रोडक्ट। कोई भी काम किया जा रहा है, कोई मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन किया जा रहा है, तो बॉन्ड टूटेगा, हीट रिलीज होगी। इसी तरह आपका मसल जो कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे पर फ्रिक्शन कर रहे होते हैं। कैसे कर रहे होंगे ये अगले चैप्टर में आपको मैकेनिज्म पढ़ना, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, तो वहाँ भी हीट प्रोड्यूस हो रही हो। अब लॉस ऑफ हीट, ऑर्गेनिज्म लॉस हीट बाय रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन फ्रॉम द सरफेस एंड थ्रू एवापोरेशन ऑफ वाटर। अब हम अपनी हीट को जो लॉस करते हैं, हमें स्वेटिंग होती है, पसीना आता है। अगर किसी एनिमल को देखें तो वो मुंह खोलकर सांस ले रहा है, किसी को देखें तो वो किसी और प्रोसेस, तो इस तरह डिफरेंट वेज में हम एनिमल्स जो हैं वो लॉस कर रहे होते हैं हीट को, एक्सेस हीट जो बॉडी में, चाहे वो इंटरनल सोर्स से आ रही हो चाहे एक्सटर्नल सोर्स से। ठीक है, तो फिर हम मेंटेन कर देंगे अपनी बॉडी टेम्परेचर। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। आपने पढ़ा था किसी ज़माने में कोल्ड ब्लडेड एनिमल, वार्म ब्लडेड एनिमल, टर्म्स वही हैं। ठीक है, बात थोड़ी सी बस हमने चेंज की हुई है, और एक टर्म और यहाँ ऐड है। पहली टर्म देखते हैं, ectotherms। Ectotherms are those animals who absorb heat from their environment. They have behaviorally means of thermoregulation। क्या कहते थे हम इसे? This term previously used as cold-blooded और poikilotherms। अब आप उसको एक्टोथर्म कह रहे हैं, कोल्ड ब्लडेड कह लें, पोकेलियोथर्म्स कह लें, सब बातें एक ही हैं। कौन सा एनिमल? वो एनिमल जो अपनी इंटरनल हीट को मेंटेन करने के लिए, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इन्वायरमेंट से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे आपको मिसाल दी हमने लेजर्ड्स का, बास्किंग इन सन, जैसे सन बाथ नहीं लेते लोग, तो इसी तरह लेजर्ड्स या क्रोकोडाइल को आपने देखा होगा पानी से निकलकर मुंह खोलकर लेटा हुआ दिन में, और रात में वो शिकार करने चलती है। लेजर्ड्स भी, अगर आपने गौर किया हो घर में गर्मियों में, आपको दिन में कहीं छुपी हुई बैठी मिलेगी और रात में शिकार करते हुए मिलेगी। इसी तरह सर्दियों में भी वो गायब हो जाएगी, सर्दियों में कम हो जाएंगी आपके घर से लेजर्ड्स, और गर्मियों में ज़्यादा तादाद में मिलती हैं आप। सेकेंड टर्म है एंडोथर्म। एंडोथर्म्स आर दोज दैट जनरेट देयर ओन हीट एनर्जी। कौन? वो जो एंडो बॉडी के इनसाइड अपने टेम्परेचर को जनरेट करते हैं। दे हैव फिजियोलॉजिकल एज वेल एज बिहेवियर मीन्स ऑफ थर्मोरेगुलेशन। यहाँ पर हमने टर्म बिहेवियर कहा है, यहाँ फिजियोलॉजी नहीं है, क्योंकि वो इंटरनल एनर्जी अपनी यूज नहीं कर रहा। ये क्या कर रहा है? इंटरनल एनर्जी भी यूज कर रहा है,
और एक्सटर्नल भी। भाई सर्दियों में आप धूप में जाकर बैठ जाते हैं, जरूरत पड़ रही, ठीक है ना। एग्जाम्पल हमारी बर्ड्स, मैमल्स, दिस टर्म्स प्रीवियसली यूज्ड एज वार्म ब्लडेड और होम्योथर्म्स। प्रीवियस जो आपने पढ़ी थी वही टर्म है, सिर्फ डेफिनेशन आपकी थोड़ी सी आपको सिंपल हो गई है। क्लियर है जी। दो थर्ड हमने नहीं पढ़ा था नाइन्थ में या किसी और लेवल पर। यहां पर है हीट्रोथर्म्स। हीट्रोथर्म्स आर दोज एनिमल्स दैट जनरेट हीट ऑफ वेरिंग डिग्रीज। अब ये क्या करते हैं जनाब, ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को डिफरेंट डिग्रीज पर चला रहे होते हैं। डिफरेंट डिग्रीज पर चलाने का मतलब ये है कि पॉसिबल है 1 घंटे में ये अपने टेम्परेचर को 1 डिग्री कम कर लें या 1 डिग्री इंक्रीज कर लें। ज़रूरत कैसी है इनकी, इनकी नीड कैसी है बॉडी की, उसी तरह, ठीक है। So their temperatures keep in a wide range, or the animal which have the capability of producing varying degree of endothermic heat but do not regulate their body temperature within the narrow range are called heterotherm। या हम यूँ कह लें कि इनकी बॉडी ऐसी है जो अपने एंडोथर्मिक हीट को रेगुलेट करती है, डिग्री बढ़ाती है, कम करती है, ठीक है ना, मगर वो इस नैरो रेंज में अपनी बॉडी टेम्परेचर को नहीं रखना चाहते। अब नैरो रेंज से मुराद ये है कि हमारा एनिमल की कोशिश ये होती है कि वो 1 2 3 डिग्री बढ़ा ही ले या कम कर ले। 1 डिग्री होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। सपोज हम एग्जाम्पल हमारे पास बैट्स की, ह्यूमिंग बर्ड्स की। अब बैट्स आपको अगर नजर आएंगे रात में फ्लाई करते हुए, तो इनका टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के बराबर होगा। और अगर आप दिन में इनको इनकी केव में जाकर टेम्परेचर नोट करेंगे तो इनका टेम्परेचर केव के मुताबिक होगा। अब दोपहर में या दिन में बाहर जो टेम्परेचर है आउटसाइड ऑफ द केव, वो डेफिनेटली ज़्यादा होगा। तो इनकी बॉडी क्या कर रही है, टेम्परेचर को रेगुलेट कर रही है मगर इंटरनली। और टेम्परेचर बॉडी का ये नहीं कि एक मेंटेन रह रहा है, 1 डिग्री किसी पर फिक्स हो गया, बल्कि अपने इन्वायरमेंट के साथ साथ ये टेम्परेचर को चेंज कर रहा है। तो इसे कहते हैं हीट्रोथर्म्स। जैसे ह्यूमिंग बर्ड्स है, इसका फ्लाइंग मैकेनिज्म बहुत स्पीड से, इतनी स्पीड से करने से इनके अंदर हीट बहुत ज़्यादा पैदा होती है। छोटा सा होता है, दुनिया का सबसे छोटा बर्ड है, हीट उतनी ही ज़्यादा इसमें पैदा होगी ना। फ्लाइट का जो मैकेनिज्म है वो सबसे फास्ट फ्लाइंग है, इसके जो विंग्स की स्पीड है वो, ठीक है जनाब। तो ये 3 टाइप छोटी छोटी टर्म्स आपसे पूछी जाती हैं एज अ डेफिनेशन, ठीक है। ये हमने बात कर ली आपके सामने। ये हमने एक डायग्राम थर्मो रेगुलेशन की आपको दी हुई है कि जो हमारा लेजर्ड कह लें, ये लेजर्ड तो नहीं, ये हमारा जो है वो आमतौर पे गुआना का लेजर्ड कह लें इसको, वो है साहिल समंदर के पास होगा। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए तीनों ही जराए इस्तेमाल कर रहा है दिन की रोशनी। अच्छा जी, थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स में अब हम बात करते हैं। पहले हम थर्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन आपको दे चुके, अब थर्मो रेगुलेशन की टाइप, फिर हम चलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। ये भी उसमें ऐड है लॉन्ग क्वेश्चन में, दोनों हेडिंग्स, मगर फिर इनमें सब हेडिंग्स भी आ जाएंगी। थर्मो रेगुलेशन की जो टाइप्स हैं वो बिहेवियर रेगुलेशन या फिजियोलॉजिकल। Behavioral, the observable response of an organism to stimuli from the environment. All ectotherms employ behavioral means of thermoregulation. ठीक है। अब इसमें क्या है जी, हमारा ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी उस इन्वायरमेंट की जो चेंज है, स्टिमुलाइज है, उनके मुताबिक, उनके अकॉर्डिंग अपने लिए ऑब्जर्वेशन करते हुए रिस्पॉन्ड कर रहा होगा।
जैसे मैंने आपको पहले बताया, यहाँ एग्जाम्पल भी देख लें। मैनी एनिमल्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज हीट लॉस बाय चेंजिंग देयर लोकेशन। हीट अगर ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है तो शेडी एरिया में चला गया, गर्मी कम सर्दी ज़्यादा है तो धूप में आ गया, शेड से निकल कर, तो वो अपनी लोकेशन चेंज कर लेगा। दे विल बास्क इन द सन और ऑन वार्म रॉक इन वाटर विंटर। अब विंटर है तो गर्म पत्थर है, धूप में उस पर बैठ गए, या फिर सन की डायरेक्ट लाइट रेडिएशन और ले ली, बास्किंग कर लिया। फाइंड वेट, गर्मी है तो गीली जगह देख ली। कूल एरिया देख लिया, और बोरो इन समर, नीचे गहराई में जाकर जमीन के अंदर वहां बोरो करके और वहां बैठ गए। और माइग्रेट टू मोर कंफर्टेबल क्लाइमेट, माइग्रेट कर लिया अगर बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट हार्श है। सपोज आप देखते हैं कि आपके पास अभी ऑलमोस्ट जो अक्टूबर नवंबर होगा तो साइबेरिया से जो है डिफरेंट टाइप के बर्ड्स आपके माइग्रेट करके हाली झील, करली लेक और ठट्टा के जो रिजर्वायर्स हैं वहाँ आ जाएंगे। कहाँ से आए ये? साइबेरिया, रशिया। क्योंकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक वहां पर समझ लीजिए कि जितना भी बाहर पानी नजर आएगा आपको झील में, दरिया में, नदी नालों में, वो सब बर्फ बना रहेगा। नीचे पानी चल रहा होगा लेकिन ऊपर बर्फ की एक मोटी लेयर होगी, इवन कि वहां का समंदर भी ड्राई हो जाता है। तो ये जो वाटरफॉल होते हैं, पानी के परिंदे हैं, ये बेचारे वहां सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो सदियों से ये वहां से फ्लाई करते हैं पाकिस्तान और इंडिया की डिफरेंट लोकेलिटीज में आकर अपने तकरीबन 4 से 6 महीने गुजारते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। क्योंकि वहाँ पर मई में ऑलमोस्ट दोबारा से टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है और जो वाटर है वो रनिंग वाटर दोबारा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी, तो ये हमारा बिहेवियर चेंज हो गया। फिजियोलॉजिकल चेंज में द चेंज इन इंटरनल प्रोसेस एंड फंक्शन टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। अब इंटरनली आपकी बॉडी में टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए फिजियोलॉजिकल चेंज पैदा हो सकता है। ठीक है ना? अब ये डेफिनेटली एंडोथर्म का करेक्टर है। फॉर एग्जाम्पल स्लाइट चेंज इन ब्लड सर्कुलेशन पैटर्न, ब्लड का सर्कुलेशन पैटर्न जो है वो चेंज हो गया। गर्मियों में सर्कुलेशन तेज हुआ ताकि हीट बाहर आए, स्वेटिंग हो, पसीना निकले और उसके साथ हीट लॉस हो। सर्दियों में ये पैटर्न थोड़ा सा नीचे चला गया, कम हो गया। चेंज इन द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक प्रोसेस में आपके चेंज होना। गर्मियों में आप देखिएगा आपको खाने में, और सर्दियों में आप देखेंगे खाना खाने में कुछ फर्क नजर आएगा। ये ऑब्जर्वेशंस हैं जर्नल, जो शायद आपने की हो या नहीं की तो आप करके देख लीजिएगा। गर्मियों में आप देखिएगा आपका वेट लॉस हो जाएगा थोड़ा सा, और सर्दियों में आप देखेंगे थोड़ा सा वेट बढ़ जाएगा। कूलिंग बाय एवोपरेटिव हीट लॉस एंड एक्टिवेशन ऑफ सर्टेन मसल्स। तो कूलिंग, हीट लॉस करनी है तो एवोपरेट किया जा रहा है, या फिर कुछ ऐसे मसल्स को मजीद मूवमेंट के लिए कहा जा रहा है ताकि फ्रिक्शन पैदा हो, और ठंडा मौसम है तो इंटरनली वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर लें। तो वो आपको टेम्परेचर मेंटेन कर लें। ठीक है जनाब? अच्छा जी, अब आ जाए हम थर्मो रेगुलेशन मैन। ये हमारा ह्यूमिंग बर्ड है, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा होता है, और माशाल्लाह से इसके कलर, ये जो आपको शेड्स नज़र आ रहे हैं, ये जब बैठा हो, कभी वीडियो आप देखिएगा निकाल कर, नेट पर अवेलेबल होंगी बहुत सी, तो आप देखिए ये शेड्स इसके चेंज हो रहे होते हैं, और आप इसकी साइज को देख सकते हैं। ये तो फिर भी शायद बड़ा है थोड़ा सा, इससे भी छोटे साइज के आपको नजर आएगा। ठीक है जी। थर्मो रेगुलेशन मैमल्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन की अब हम यहाँ से चलते हैं आपको बात लेकर, और थर्मो रेगुलेशन मैमल में पहले आप अपने इंट्रो में डालेंगे। Mammals and birds are endotherm or warm-blooded animal. They are capable to maintain their body temperature to keep optimum range. ठीक है? These animals have tendency to maintain temperature at range 36 से 43. ये 36, 37, 38 से लेके 43 डिफरेंट एनिमल्स का, मैमल में डिफरेंट। जैसे आपका हमारा जो 37 है,
मैमल सेट एट दिस बिटवीन 36 से 38, ठीक है, वेयर एज बर्ड्स मेंटेन 41 टू 43। तो मैमल्स हमारे जो है वो 36 से 38 तक उनको मेंटेन करते हैं, और जो बर्ड्स हैं वो 41 से 43, इसीलिए रेंज आपको 36 टू 43 दिखाया है, क्योंकि बर्ड्स और मैमल यही वार्म ब्लडेड है। अब इसमें हम दो हेडिंग लगाएंगे कि थर्मो रेगुलेशन इन कोल्ड टेम्परेचर, जब सर्दी है, और या फिर थर्मो रेगुलेशन इन वार्म ब्लड, वार्म टेम्परेचर, या फिर गर्मी है, ठीक है ना। तो पहली हेडिंग आपने नंबर 1, थर्मो रेगुलेशन इन कोल्ड टेम्परेचर। In cold environment, the body temperature gets down due to the environmental condition, but at the same time, the thermoregulatory system is stimulated to maintain the temperature of the body by following mechanism. अब आप देखते हैं कि जी उसमें अगर ठंडा मौसम है तो फिर हमारी बॉडी क्या करेगी जी, हमारी बॉडी डिफरेंट वेज यूज करेगी, डिफरेंट मैकेनिज्म यूज करेगी, और उसमें मैकेनिज्म में ए, ये हेडिंग किसकी हो गई, थर्मो रेगुलेशन इन कोल्ड टेम्परेचर। ए आ गया फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म, क्या वो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म अपनी बॉडी के इनसाइड क्या चेंज लाना चाहते हैं, ठीक है। वो चेंज होगा, देयर आर टू टाइप्स या टू वेज ऑफ हीट प्रोडक्शन इन मैमल। ए नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, बी शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। तो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म की भी दो हेडिंग हमें नजर आती है, नॉन शिवरिंग और शिवरिंग। शिवरिंग मीन्स होता है कपकपाना, जैसे होता है ना दांत बच जाना, उर्दू में मुहावरा भी है शायद कोई इसका। तो नॉन शिवरिंग यानी कि आप कपकपा नहीं रहे, कुछ और आपकी बॉडी अपने प्रोसेस को कर रही है, और शिवरिंग आपकी बॉडी कपकपा रही है, वो शिवरिंग कहलाएगा। क्यों कपकपाएगी हम देखते हैं जनाब, और क्यों नहीं कपकपाएगी वो भी देख लेते हैं। तो अब नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में 1 2 3 तीन आपके पास हेडिंग्स लगी हैं। इरिक्शंस ऑफ हेयर्स, ठीक है, हेयर आर रेज्ड टू एन almost vertical position due to the contraction of erector pili। erector pili मसल्स हमारे होते हैं, ठीक है, स्पेशल एपिडर्मल लेयर के साथ ही वो हमारे हेयर्स को वर्टिकल, ऑलमोस्ट वर्टिकल कर देते हैं इन द स्किन। इन फरी एनिमल्स जो थोड़े से आपने देखा होगा, जैसे खरगोश टाइप के है ना, तो उनके फर जो है बड़े सॉफ्ट होते हैं, ज़्यादा होते हैं। The hair in vertical position can trap a thick layer of stationary air next to the skin. Due to this heat loss from the skin is reduced. तो वो वर्टिकल करने से हमारे जो उस एयर में टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को कहाँ ट्रैप कर लिया जाता, और ट्रैप करने की वजह से वो हीट को लॉस नहीं होने देगा, यानी बॉडी से हीट बाहर नहीं निकलेगी, ठीक है। जैसे आप ये डायग्राम देख सकते, अब ये टेम्परेचर अगर कहाँ है, एयर का टेम्परेचर -10 है, तो इनके हेयर्स की पोजीशन, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो इनके हेयर्स की ये पोजीशन, ठीक है। तो ये आने के बाद इस तरह से यहाँ इस एरिया में एयर ट्रैप हो जाता है, तो हीट जो यहाँ से एपिडर्मल लेयर से बाहर जानी है उसको रोका जाता है, ताकि हीट बाहर ना निकल पाए, ठीक है। सेकंड में हम देखते हैं रिडक्शन इन ब्लड फ्लो टूवर्ड्स स्किन। तो हमारे ब्लड की तरफ जो जा रहा है, स्किन की तरफ सॉरी ब्लड जा रहा है, उसको रिड्यूस कर दिया जाता है। कब, जब सर्दी है। द हीट इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड ऑल अराउंड इन द बॉडी। इन कोल्ड टेम्परेचर द नैरोइंग ऑफ द arteriole or vasoconstriction occurs, so the lesser blood is supplied towards the body surface to conserve the body heat. This cooling more marked in the limbs than in the rest of the body. कभी आपने नोट किया पाँव में आपने सर्दी जरा, या लिम्स पर आपको सर्दी कम लग रही,
और बॉडी के दूसरे हिस्सों पर सर्दी ज़्यादा लगती है। तो कम लगती है क्यों? इसकी वजह से कि हमारा ब्लड जो है उसकी सर्कुलेशन में वहाँ कमी की जा रही है ताकि हीट लॉस ना हो, क्योंकि हीट निकलेगी ना जब ब्लड हमारे एपिडर्मल लेयर से गुजरेगा तो उसके फ्लो को थोड़ा सा कम कर दिया था। और इसे कहा जाता है नैरोइंग ऑफ द आर्ट्रियोल और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये हमने कहा कि जनाब वैसो डायलेशन। अच्छा, ये बल्कि मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ, ये हमारा इसके बिल्कुल अपोजिट है, वो हम बात अभी करते हैं थोड़ी सी बाद में। क्वेश्चन एक शॉर्ट में सर डायग्राम भी बनानी होगी एग्जाम में। डायग्राम की जो हमने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं वो डायग्राम आपके लिए काम के लिए है, आपको एसएच कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी बनाने की लॉन्ग क्वेश्चन में इसमें, क्योंकि बुक में हमारे पास नहीं है। तो इसमें हमारे पास जो है वो डायग्राम जो कि बुक में नहीं है, इसलिए आपको भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, वैसे अगर टाइम मिले तो भाई मैंने आपसे पहले कहा कि पहले आप अपना काम कर लें और काम करने के बाद फिर टाइम बच जाए आपका तो फिर उस पर जितना मेकअप चाहें आप कर लें अपनी कॉपी पे। तो आपको जो भी, अब ये भी टेक्निक है, ये मैं डेफिनेटली आपको फिजिकली जब हम अपेयर होंगे एक दूसरे के साथ तो ये कुछ टेक्निक्स हैं एग्जाम में अपनी कॉपी को खूबसूरत करना। खूबसूरत से मुराद है कि वो कलरफुल नहीं, खूबसूरत से मुराद है कि अच्छा लिखा हुआ मटेरियल साथ में हो। ठीक है ना, वो मैं आपको बता दूंगा। सर ये लॉन्ग नोट से याद कर सकते हैं? अच्छा बेटा, ये याद करने वाला जो काम है ना, ये डेफिनेटली नोट्स आपके काम आते हैं याद करने के लिए। उसमें ये होता है कि हर चीज़ हेडिंग वाइज होती है ना। लेकिन बहरहाल मैं आपको फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी एडिशन ज़रूर नोट्स में किया करें। ठीक है, और एडिशन करने का ये मैंने आपको मशवरा इसलिए देता हूँ कि जब आप एडिशन करेंगे तो डेफिनेटली बुक को पढ़ेंगे, किसी और चीज़ को पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद फिर आप जब आपने 2 बार 3 बार पढ़ ली एक चीज़ तो यकीन जानिए कि उस चीज़ को याद करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगले साल जब आप लोग एमबीबीएस में बैठे होंगे, बीडीएस में बैठे होंगे, तो वहाँ देखिएगा आप ये रट्टे शट्टे नहीं लगा रहे होंगे, लगाएंगे थोड़े से रट्टे भी लगाने पड़ेंगे डेफिनेटली। वहाँ पर हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वहाँ पर हमारी फार्मा है, फार्मा के फार्मूलाज हैं बहुत बड़े बड़े, उनको रट्टे लगाने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा कोई जर्नल जो चीज़ें होंगी उनमें शायद आपको रट्टे ना लगाने पड़े। उसकी बेसिक वजह कि आप जो हैं वो खुद से काम कर रहे हो, वहाँ कोई नहीं नोट्स वोट दे रहा आपको। वहाँ तो सर ने या टीचर ने आपको एक लेक्चर देना है ओवरव्यू, और नीचे 3 4 5 किताबों के नाम लिख देने कि जी ये किताबें जाके पढ़ो, और साथ में कहना है इंटरनेट को यूज़ करो। तो फिर आप मेरा ख्याल से फेसबुक वगैरह ट्विटर और दूसरी चीज़ें भूल जाएंगे इंशाल्लाह, और फिर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी उन रिसर्च को, अपने उन मटेरियल को बनाने में लगे रहे। ठीक है जनाब। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं जी जो थर्ड हेडिंग है सब कुटीनियस। सब कुटीनियस, कुटीनियस कहते हैं स्किन को, और तो कुटीनियस के फौरन नीचे ही हमारे पास फैट एक्यूमुलेशन, फैट होता है। ठीक है, और ये फैट भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त काम करता है। क्या करता है जी? मैमल फैट इज स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यूज बिलो द स्किन। स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यू होते हैं, ये देखें ना, ये हमारा एपिडर्मल लेयर है, फिर डर्मल लेयर है, और उसके नीचे फिर ये बॉडी टिश्यूज है। तो ये बॉडी टिश्यूज के ऊपर एक और लेयर होती है जिसको आप एडिपोज टिश्यूज कहते हैं। और ये एडिपोज टिश्यू जो इन्फेंट होता है उसमें सबसे ज्यादा होता है, और जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, हम मैं ह्यूमन की बात कर रहा हूँ, बड़ा होता जाता है बच्चा तो वो सिर्फ गर्दन और शोल्डर तक रह जाते हैं ये एडिपोज टिश्यूज। ठीक है, इट इज अ बैड हीट कंडक्टर, सो इट serve as means of conserving heat. This is particularly very important for the survival of aquatic mammals like seal, walrus. However, in the terrestrial mammal, which remain active in cooler season, fats are primarily stored as reserve food. तो हमारे जो सील वगैरह है, वलरस है, दूसरी जो एनिमल्स हैं जो
साहिल पर या पानी पर ही सरवाइव करेंगे। तो ठंडा पानी यानी कि जब सर्दियाँ ज़्यादा हो जाएंगी तो भी इनको, जैसे हम देख सकते हैं आप नॉर्थ पोल साउथ पोल पे सील्स मौजूद हैं, तो वहाँ तो हर वक्त बर्फ़ रहती है, बर्फ़ के नीचे पानी चल रहा होता है जहाँ उनको सरवाइव कर रही हैं। तो उनकी स्किन के नीचे बहुत मोटा लेयर होता है किसका, फैट्स का। और वहाँ जो लोग यानी ह्यूमन रहते हैं वो उस फैट को खाते भी हैं शिकार करने के साथ, और साथ ही साथ उसको अपनी स्किन पर भी लगाते हैं, तो वो क्या है, बैड कंडक्टर है। तो वो सर्दी को उनकी बॉडी में दाखिल नहीं होने देगा। ठीक है, ये हमारी बात हुई। आगे आपको लेके चलते हैं जी। वो क्या थी, नॉन शिवरिंग। ये क्या है अब, थर्ड सेकंड हेडिंग किसमें, फिजियोलॉजिकल में। और बी है हमारी शिवरिंग, थर्मोजेनेसिस। ठीक है, shivering thermogenesis in cold condition, the muscles tone initially under nervous control tend to rise if the cold continuous shivering begins with the generate heat in muscles under persistent cooler condition. The basal metabolic rate is raised in short term by the secretion of hormone adrenaline, and in longer term by the secretion another hormone thyroxine. अब क्या है जी, हमारे पास जब सर्दी बढ़ती है, शिवरिंग होती है, तो शिवरिंग का वजह हमारे मसल्स की टोन चेंज हो जाती है। मसल्स आपके कंट्रोल से निकलकर नर्वस कंट्रोल में चले जाते हैं, और वहाँ क्या किया जा रहा होता है, वहाँ पर आपके मसल्स बहुत तेजी के साथ फ्रिक्शन पैदा कर रहा होता है। तो आपको क्या होगा, कपकपी जिसे कहते हैं शिवरिंग, वो शुरू हो जाती है। तो बेसिकली हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस में भी हीट जनरेट करने के लिए उसको ऑर्डर किया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ फ्रिक्शन पैदा करना भी लाजमी शर्त। तो ये क्या होता है, ये इसलिए होता है कि अगर हम ऐसी इन्वायरमेंट में बैठे हैं जहाँ पर आप को कोई ब्लैंकेट नहीं मिल रहा, कोई हीट का सोर्स, एक्सटर्नल हीट का सोर्स नहीं मिल रहा, तो वो सब आपको क्या करेगा, हार्मोन जो है हमारा एड्रेनालिन, इमरजेंसी हार्मोन भी हम इसे कहते हैं, तो वो फौरन से फौरन हमारे हमारी बॉडी के मसल्स को शिवरिंग करवाएगा। ठीक है, और अगर ये लॉन्ग टर्म हो गया, लॉन्ग टर्म से मुराद है कि जी आप को मिल ही नहीं रहा पॉइंट कि आप अपने किसी शेडी एरिया में चले जाएं, तो फिर ये थायरॉक्सिन भी साथ में प्रोड्यूस होगा और वो मेटाबॉलिक प्रोसेस को भी बढ़ा देगा। ठीक है, तो फिर आपको शिवरिंग होगी। ए में हमने कहा था कि जनाब नॉन शिवरिंग, शिवरिंग, फिर नॉन शिवरिंग में हमने आपको 3 हेडिंग्स दिखाई और शिवरिंग में कोई हेडिंग नहीं। फिर हमारा बी आ गया, बिहेवियर। डेफिनेटली ये बहुत ईजी है। बिहेवियर मैकेनिज्म इंक्लूड मूविंग टू वार्मर लोकेशन, आप किसी गर्म जगह पे चले जाएंगे, हडलिंग क्लोज टुगेदर विद अदर इंडिविजुअल, आप मजमा लगाकर एक जगह बैठ जाए तो भी आपको गर्मी शुरू हो जाएगी, यानी सर्दी में आपके पास अगर कोई फैक्टर नहीं है कि आप हीट प्रोड्यूस करें, तो आप लोग जितने हैं वो सब क्लोज होकर बैठ जाएं तो उससे भी आपको गर्मी का एहसास शुरू हो जाएगा। द ह्यूमन पुटिंग एन एडिशनल क्लॉथ, डेफिनेटली आप जैकेट्स और ब्लैंकेट्स और अदर स्टफ्स आप यूज़ कर लेते हैं और बिहेवियर चेंज हो जाता है आपका। चाय ज़्यादा पियेंगे, कॉफ़ी ज़्यादा पियेंगे, ठीक है ना, ड्राई फ्रूट्स आप खा लेंगे, तो ये आपका बिहेवियर मैकेनिज्म है जो आपका चेंज हो गया। ठीक है, ये एक साइकिल है जो हम जो लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर उस पर डिस्कस करते हैं। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, ठीक है ना, तो उस पर क्या असर पड़ रहा। अगर इंक्रीज हो रहा है तो डिटेक्टेड बाय थर्मो रिसेप्टर इन द स्किन एंड हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस आपको डिटेक्ट करके बताएगा और हमारी स्किन में थर्मो रिसेप्टर्स लगे वो बताएगा। क्या किया जाएगा जी, कूलिंग मैकेनिज्म, स्वेटिंग और वासो डायलेशन। एक वासो कॉन्स्ट्रिक्शन था ना, तो यहाँ पर वासो डायलेशन वो हो जाएगा। ठीक है,
वासोडाइलेशन में हमारी जो आर्ट्रियोल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, डायलेट हो जाती। डायलेट माने उनका वो डायमीटर बढ़ जाता है, तो सर्कुलेशन में चेंज आ जाता है, सर्कुलेशन बढ़ जाती है। ये भी हम हीट में देखेंगे। तो उसकी वजह से बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो गया। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर अगर डिक्रीज हो रहा है इन्वायरमेंट का, यानी कूलिंग फैक्टर आ रहा है, तो डिटेक्टेड बाय थर्मोरिसेप्टर। थर्मोरिसेप्टर जो स्किन में है वो उसको डिटेक्ट करेंगे, हाइपोथैलेमस वही करेगा, डिटेक्शन करेगा। और फिर हमारे पास क्या होगा, हीट मैकेनिज्म काम करना शुरू कर देगा, और उस हीट मैकेनिज्म में शिवरिंग हो जाएगी या वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था। और फिर हमारा टेम्परेचर दोबारा इंक्रीज होकर नॉर्मल हो जाएगा। तो ये हमारी जनरल एक साइकिल आपके पास है, ठीक है। अब देखिए थर्मोजेनेसिस इन हॉट टेम्परेचर, ये अब हमने लॉन्ग क्वेश्चन में सेकंड हेडिंग लगाई। इन हॉट वेदर मैमल्स मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर बाय फॉलोइंग वेज। क्या करता है वही, फिर हम हेडिंग लगाएंगे फिजिकल मैकेनिज्म, जैसे वहां भी था ना थर्मो रेगुलेशन इन कोल्ड टेम्परेचर में, पहले हमने लगाया फिजिकल, फिर फिजिकल में गए तो वहां हमने चेंज किया शिवरिंग, नॉन शिवरिंग। फिर नॉन शिवरिंग का आपने 3 हेडिंग्स दी, फिर शिवरिंग में कोई हेडिंग नहीं थी। यहाँ पर हमारा फिजियोलॉजिकल, और उसमें हमारे पास आ जाएगा पहला वासोडाइलेशन। ड्यूरिंग समर सीजन blood vessels in the skin become dilate, thus increase blood supply to skin surface, which also lost excess heat at surface. तो अब क्या होगा, वहाँ वासो कंस्ट्रिक्शन हुआ था, आर्टियोल जो है वो उनका डायमीटर कम हो गया था, ब्लड की सर्कुलेशन को स्लो किया था ताकि हीट बॉडी के अंदर ज्यादा रहे, बॉडी से बाहर ना निकले। अब यहाँ पर गर्मी ज्यादा है तो बॉडी को भी हीट हो रही है, तो बॉडी क्या कर रही है, वासो डायलेशन कर रही है। तो ब्लड वेसल्स जो है वो थोड़ी सी डायलेट हो गई, उनका डायमीटर बढ़ गया, तो उसकी वजह से इंक्रीज हो गया ब्लड सर्कुलेशन, और हीट को लॉस करना या स्वेटिंग करना आसान हो, इसीलिए स्वेटिंग शुरू हो जाएगी। मैमल आल्सो लॉस देयर एक्सेस हीट ड्यूरिंग स्वेटिंग फ्रॉम देयर स्किन विच प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट। तो आपकी जब जब पसीना आएगा आपकी बॉडी अपने आप को कूल होता हुआ महसूस करेगी, ठीक है जनाब। अब सेकंड यानी फिजियोलॉजिकल डाली, उसके बाद बिहेवियर। तो यहाँ बिहेवियर भी हमारे पास आसान है। व्हेन टेम्परेचर बिकम हाई, एनिमल्स शो देयर माइग्रेशन फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू मॉइस्ट एंड शेडी प्लेस। ठंडी जगह जाएंगे डेफिनेटली, शेडी एरिया में एनिमल्स जाएंगे, ह्यूमन का भी यही होगा। सम एनिमल्स शो पैंटिंग सच एज डॉग। कुछ मैमल ऐसे हैं जो पैंटिंग करते हैं, यानी हाँपना जिसे कहते हैं, मुंह खोल के। आपने देखा हो डॉग को यूजुअली सांस लेते हुए जुबान बाहर होती है ना। दे लॉस देयर एक्सेस हीट बाय दिस मैकेनिज्म, तो वो अपने मुंह से अपनी हीट को लॉस कर रहा है। आप देख सकते हैं इस तरह से। ऐसा क्यों करता, मैमल है ना, हम भी मैमल है। ये बेचारा नॉर्मल भी अगर आपको नजर आएगा तो भी इसकी जुबान बाहर निकली होगी, है ना। चलो जी, आप जरा जब तक मुझे बताएं कि हमारे मैमल में डॉग ऐसा क्यों करता है कि वो हाँप रहा हो, जब तक मैं आपको अपनी जो वीडियो हमने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन किया था किडनी का, वो अपलोड करके मैं आपको उसको एक्सप्लेन करता हूँ। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट लेंगे, ठीक है जी। आंसर मुझे चाहिए, क्वेश्चन मेरा क्या है कि डॉग जो है वो मैमल है लेकिन हाँपता है और अपनी हीट को लॉस करता है हाँप कर, ऐसा क्यों है। तो जब तक आप आंसर निकालिए, मैं जब तक वीडियो लॉड करना, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं कि जनाब ये हमारे हाथ में किडनी, और किडनी का हमने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट हमने इसमें से जो इसकी पेरिटोनियल लेयर है, ये वाइट, ये हमने इसको फोल्ड किया और ये पेरिटोनियल लेयर इसकी उतार दी, ठीक है। यहाँ डेफिनेटली हमसे ये होता है कि ये जो हमारा एरिया है यहाँ पर आपकी ब्लड आर्टरी और वेन्स थी, तो वो डेफिनेटली वो कट करने में थोड़ी सी
गायब हो जाती हैं, है ना। फिर उसके बाद हमने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के लिए इस तरह से उसे ट्रे पर रखकर और सेंट्रलाइज उसको कट किया, और कट करने के बाद ये दो हिस्से आपको नजर आ गए, देखें। अब यहाँ पर आप जो डायग्राम आपने देखी किडनी में वो और इसमें आप देख लें कितना डिफरेंस है। ये जो लेयर है, ठीक है, ये कॉर्टेक्स की, और ये इनर लेयर ये मेड्यूला की, ठीक है। यहाँ भी आपको नजर आ रही, ये मेड्यूला है और ये बाहर वाली कॉर्टेक्स। इस मेड्यूला के अंदर आपको ये ट्रायंगुलर शेप में, ये जिसमें वाइट से सेपरेशन के निशान भी आपको नजर आ रहे हैं, ये हमारी पायरामिड, ठीक है। और इन्हीं पायरामिड्स में हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट का कनेक्शन होता है, वो यहाँ आ रहा है। ये जो पूरा वाइट सेंट्रलाइज आपको नजर आ रहा है, ये इसका पेल्विस का पोर्शन है, और ये इसका फिर यूरिटर स्टार्ट हो जाता है, ये जो मेम्ब्रेनस लाइक है, ठीक है। ये मेम्ब्रेनस लाइक जो यूरिटर, ये आप देख सकते हैं, ये पायरामिड्स हैं, थोड़ा सा क्लोज भी करके देख रहे हैं, ठीक है। ये आपको कनेक्शंस मिल रहा है, ये जा रहे हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा पेल्विस है, यहाँ पर यूरिन पूरा प्रोड्यूस होकर ड्रॉप बाय ड्रॉप जमा हो रहा होगा, और ये इसका बाहर निकल कर यूरिटर जा रहा है। अब डेफिनेटली जो वेन्स और आर्टरीज हैं वो यहाँ हमें नज़र नहीं आ रही है, ठीक है जी। तो कुछ बच्चों ने मुझे कहा भी था कि उन्होंने ये काम किया, तो वेल गुड जिन्होंने किया था, और जो ना कर सके कोई बात नहीं अगली बकरीद अभी आ जाएगी बस बहुत जल्दी, तो आप उसमें कोशिश कीजिए कर लें, ठीक है जनाब। ये है हमारा चैप्टर नंबर, हम चलते हैं सेकंड की तरफ, ठीक है। और सेकंड चैप्टर में भी आपके लिए बहुत कुछ होगा, थोड़ा सा इजी मटेरियल है बॉटनी में, ऐसा कुछ ज़्यादा परेशानी वाली चीज़ें नहीं है, ठीक है जनाब। चैप्टर 2 पहले हम चलते हैं बॉटनी पार्ट, और चैप्टर 2 का नाम है जी सपोर्ट एंड मूवमेंट। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि इंशाल्लाह जो है वो मंडे या ट्यूसडे को मैं आपका चैप्टर 1 का होमवर्क आपको अपलोड कर दूंगा, और उस अपलोड करने के बाद आप उस होमवर्क को परफॉर्म कीजिएगा, तो उस पर बात करेंगे। क्वेश्चन आपको दिया था, क्वेश्चन का आंसर मेरे पास नहीं आया, पता नहीं क्यों नहीं आया, बहुत इजी सा क्वेश्चन था जनाब, है जी। सर चैप्टर 1 के बुक के एमसीक्यू सॉल्व करवा दे। सर टॉपिक रोल ऑफ ब्रेन इन टेम्परेचर रेगुलेशन, सर चैप्टर 1 के एमसीक्यू सॉल्व करवा दे। अच्छा, ये क्वेश्चन कब आया, ये तो मैंने देखे नहीं, ओके। अच्छा जनाब, आंसर आया बिकॉज इन डॉग स्वीट ग्लैंड्स आर लेस इन नंबर, हीट रिलीज फ्रॉम द टंग। ये बिल्कुल ठीक कहा जी, ऑलमोस्ट एब्सेंट होते हैं, और इसीलिए वो अपनी जो हीट है उसको निकाल रहा होता है। मे बी सर वो मोस्ट ऑफ टाइम भागता रहता है, नहीं ये नहीं, बल्कि वो पहला आंसर हमारा ठीक है कि उसके पास स्वेटिंग ग्लैंड जो है वो ना होने को हम कह सकते हैं कि नहीं है उसके पास, ठीक है जी। तो इसलिए उसको यही एक तरीका करना पड़ेगा। अच्छा, एमसीक्यूज करते हैं जी। अच्छा, उससे पहले ये एक टॉपिक बच्चे ने हमें कहा, बिल्कुल ठीक कहा, इसका एक रीजन आता, रोल ऑफ ब्रेन इन थर्मो इन टेम्परेचर रेगुलेशन, इसका आपके पास रीजन भी आता है, ठीक है। और उसमें फिर हम आपको रीजन लिख ले आप बेशक, या तो सिंपली क्वेश्चन पूछ लेते हैं जी, व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन थर्मो रेगुलेशन, व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन थर्मो रेगुलेशन, या वो आपसे कहते हैं एक रीजन था हमारे पास, और वो था कि जनाब एग्जैक्टली मैं आपको उसका, चले वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन इसका जो हमारा आंसर है वो हमारे पास जो
हाइपोथैलेमस है। ये हाइपोथैलेमस दरअसल हम इसीलिए, अगर आपको याद हो, गर्मियों में आपको जब हीट स्ट्रोक का खतरा होता है तो आपको कहा जाता है गर्दन पर आप अपने पानी डालिए। तो दरअसल हाइपोथैलेमस जो होता है वो आपके ब्रेन के नीचे की साइड पर मौजूद होता है, ठीक है। और ये आपका थर्मोरेगुलेटर है मेन, या इसे हम थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। थर्मोस्टेट, अगर आपको याद हो, आपके घर में फ्रिज मौजूद है, तो फ्रिज में आपके पास जो है वो एक नंबर रेगुलेटर का होता है इनसाइड, और आप उसको मेंटेन करते हैं 1 पर, 2 पर, 3 पर, 5 पर, 6 पर, वट। तो वो क्या होता है, वो दरअसल आपके टेम्परेचर फ्रिज के उसको थर्मो को स्टेट कर रहा होता है, रेगुलेट कर रहा होता है। जैसे आपके घर में आयरन है तो आप आयरन को एक 1 2 3 पर मैनेज करते हैं डिफरेंट कपड़ों पर, तो वो उतनी ही हीटअप होती है। और जैसे ही वो उससे ज़्यादा नंबर पर जाने लगता है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है और बंद हो जाती है, ऑफ हो जाती है। इसी तरह से थर्मोस्टेट जो आपके फ्रीजर में या फ्रिज में लगा है उसके अंदर भी आप देखेंगे तो वो आपका फ्रिज का अगर डोर बंद है काफी देर तक, तो फिर आप देखिएगा कि आपका जो फ्रिज है उसका हम क्या कहते हैं उसे, कंप्रेसर, कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा। आपको लगेगा कि फ्रिज बंद हो गया। तो वो कंप्रेसर ऑफ क्यों हुआ? क्योंकि आपकी इंटरनल जो फ्रिज का टेम्परेचर है वो मेंटेन हो चुका है जितने नंबर पे आपने रखा था। और जैसे ही दरवाज़ा खोलेंगे तो थोड़ी देर बाद दोबारा वो ऑन हो जाएगा, क्योंकि दरवाज़ा खोले तो कूलिंग जो है वो कम हो गई। तो थर्मोस्टेट ने क्या किया, वो फौरन से डिटेक्ट किया कि जी टेम्परेचर लॉस हुआ है, लिहाजा दोबारा इसको कूलिंग इफेक्ट डालें, तो वो दोबारा चल पड़ेगा। ठीक है, यही हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो ये काम कर रहा होता। और वो इसी तरह से जैसे ही हमारी बॉडी के टेम्परेचर लूज करता है तो वो बॉडी के टेम्परेचर को हीट करवाने के लिए मेटाबॉलिक प्रोसेस को या एड्रेनलिन को या थायरॉक्सिन को इंडिकेट करवाता। और अगर हमारी बॉडी टेम्परेचर हीटअप हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है, तो फिर जाहिर सी बात है वो दूसरा मैकेनिज्म शुरू कर देता है सॉर्टिंग करवाने का, डायलेशन कर देने का, तो आपकी हीट को लॉस करके दोबारा मेंटेन करता है। ठीक है, लास्ट में बिल्कुल पेज में फीवर आपको लिखा हुआ मिल रहा है, फीवर या पायरेक्सिया। तो हमारे पास जो फीवर होता है उसे हम बायोलॉजिकल टर्म में पायरेक्सिया कहते हैं। और आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर ये ऊपर चला जाए किसी भी वजह से 1 डिग्री या हाफ डिग्री या वट, तो आप कहते हैं कि जी फीवर हो रहा है, थोड़ा सा हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, 102 भी हो सकता है। ठीक है, और फीवर होने की वजह एक्चुअल ये है कि बॉडी आपको इंडिकेट कर रही है कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है, या तो किसी वायरस ने अटैक किया है या किसी बैक्टीरिया ने अटैक किया है या मेरा कोई ऑर्गन इस वक्त डिस्टर्ब है और उसको दवा की या मेडिसिन की या किसी ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो इसलिए वो इंडिकेशन होता है फीवर। थकन हो गई आपको तो बॉडी को आराम चाहिए, तो भी फीवर महसूस होने लग जाता। ठीक है जी, अच्छा जी, अब आ जाइए पेज नंबर 23 पर। एमसीक्यूज बच्चे कह रहे थे तो उसको हम देख लेते हैं और जल्दी से लगा लें ताकि चैप्टर पूरा ही वाइंड अप हो जाए इंशाल्लाह। फर्स्ट है जी, द कैपेसिटी ऑफ अ लिविंग सिस्टम टू लॉस वाटर इज, नंबर 1 है ऑस्मोटिक प्रेशर, नंबर 2 वाटर पोटेंशियल, ऑस्मोसिस, प्लाज्मोलाइसिस। आपसे पूछूंगा तो आप यकीनन टाइम थोड़ा सा डिले कर देंगे, है ना, तो मैं ही बता देता हूँ, है ना। नंबर 20 का आंसर है जी वाटर पोटेंशियल जो होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का लॉस करने का कैपेसिटी होती है। द नेक्स्ट है सेकंड, द नेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स रिमेन इन इक्विलिब्रियम व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन। अगर हम किसी सेल को सॉल्यूशन में रखें, ऐसे सॉल्यूशन में कि वहां उसका
मॉलिक्यूल इक्विलिब्रियम पर आए तो वो सॉल्यूशन कहलाता है आइसोटोनिक, नंबर सी। नंबर थर्ड, पेज नंबर 24, प्लांट्स ग्रोइंग इन सॉल्ट मार्श आर टर्म्ड एज हेलोफाइट, नंबर बी इसका आंसर है हेलोफाइट्स का जनाब। उसके बाद हमारे पास है जी, आंसर दे रहे हैं जी बच्चे माशाल्लाह से, ठीक है जी आइसोटोनिक। नंबर थर्ड है प्लांट ग्रोइंग इन सॉल्ट मार्शेस, तो उसको हमने कहा कि हेलोफाइट। प्लांट सेल्स, नंबर फोर है प्लांट सेल्स when constantly placed in hypotonic solution does not burst because the present of, तो हम प्लांट सेल को अगर रख दें तो वो बस नहीं होगी उस कौन सेल वॉल की वजह से, बिल्कुल ठीक जी का। नेक्स्ट है enzymes are protected at sorry fifth है plant get rid of surplus water by losing in vapor form by a process called dash transpiration, बिल्कुल ठीक जी। एंजाइम्स, नंबर सी इसका आंसर था एंजाइम। नंबर सिक्स है हमारे पास एंजाइम्स आर प्रोटेक्टेड एट हाई टेम्परेचर बाय, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो एंजाइम्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, नंबर डी इसका आंसर है हीट शॉक प्रोटीन, ठीक है। नंबर सेवन है इट इज़ नॉट अ वे ऑफ ऑब्टेनिंग हीट बाय ऑर्गेनिज्म, इनमें से वो कौन सा है जो हीट ऑब्टेन करने के लिए नहीं है, ये याद रखिएगा, एमसीक्यूज में ज़रा गौर से देखा कीजिएगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। बाद दफ़ा हम जल्दी जल्दी में आंसर कुछ और लगाया था। स्वेटिंग हमारा इसका आंसर है कि स्वेटिंग में हीट लॉस होती है, गेन नहीं होती। नंबर एट है इट डज नॉट हैपन ड्यूरिंग रेगुलेशन ऑफ कोल्ड टेम्परेचर, इनमें से कौन सा है जो नहीं होगा, बिल्कुल आंसर सही दिया जी, स्वेटिंग नहीं होगा सर्दियों में, बाद दफ़ा हो भी जाती है। और उसके बाद हमारे पास जी नाइन, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट इज कॉल्ड excretion, number B, the excretory organ of annelids are, annelids का excretory organ नेफ्रीडिया होता है, नंबर बी आंसर है इसका भी। नंबर 11, the hormone involved in the reabsorption of water from kidney is ADH, नंबर सी इसका आंसर है। नंबर 12, the most abundant component of urine is water, नंबर बी इसका आंसर है, ठीक है। नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी, अभी आपने कहा बी हाइपोथैलेमस, गुड जी आंसर भी आ गया जी हाइपोथैलेमस। नंबर 14, मैमल्स लैकिंग स्वाइट ग्लैंड्स प्रमोट हीट लॉस थ्रू, अभी बात की थी पैंटिंग की। नॉर्मल सेट पॉइंट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, अब इसमें देख लीजिए नॉर्मल बॉडी हमारी जो है वो कितना टेम्परेचर उसका जनाब, आंसर क्या है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 एफ भी है यहाँ पर जी, बिल्कुल सी जरूर देखिएगा उसका, ठीक है जी। तो ये हमारे हो गए जी एमसीक्यूज। तो आज हम चैप्टर सेकंड तो स्टार्ट नहीं कर पाए, इंशाल्लाह नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे क्योंकि अब नमाज का टाइम भी हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी, जिंदगी के साथ साथ नेट रहा, तो सेवन का आंसर बता दें, सेवन का आंसर बेटा अभी बता देते हैं, बस जल्दी से नमाज पढ़नी है, आप ही पढ़ लीजिएगा। सेवन का आंसर है नंबर डी, स्वाइटिंग। ओके जी, अल्लाह हाफिज।